आज का टॉपिक देखिए अपना। आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान का जो राज्य गेम है, जो राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, ये कौन है? राज्य पशु कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य गेम कौन सा है ना, राज्य कवि कौन सा है जिनको राज्य का दर्जा मिला हुआ है। उतना ज्ञात होने के बाद उनकी विशेषताएं, जैसे मान लिया जैसे अपना राज्य पशु चिंकारा है, तो चिंकारा की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसका रंग कैसा है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी है, खेजड़ी की सारी विशेषताएं। राज्य पक्षी हमारा गोडावन है, गोडावन की सारी विशेषताएं ये है। तो ये टॉपिक कोई ज़्यादा टफ टॉपिकों में नहीं आता, ठीक है। डेटा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है लेकिन टफ नहीं होता, एक बार में आपको याद हो जाएगा अगर अपने ढंग से इसको याद करेंगे तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु, जो राज्य पशु है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो राज्य पशु है उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो है हमारा पशुधन श्रेणी में और एक है वन्य जीव श्रेणी में। एक है वन्य जीव श्रेणी का और एक है पशुधन श्रेणी का। वन्य जीव श्रेणी का मतलब है जो ऐसा पशु जो वनों में रहता है, जंगलों में रहता है, जिन्हें पालतू रूप में यूज नहीं किया जाता। एक ऐसे पशु होते हैं जो जंगलों में रहते हैं जिनसे हम कोई इनकम सोर्स नहीं है हमारे लिए। वो कुछ ऐसे हैं जिनको हम घरों में पालते हैं, उनका दूध वगैरह बेचते हैं, उनकी ऊन वगैरह बेची जाती है, उनके बाल वगैरह बेचते हैं, उनसे हमें इनकम सोर्स होता है। जिनसे इनकम सोर्स होता है वो तो होते हैं पशुधन की श्रेणी में। जिनसे इनकम सोर्स नहीं होता या जिनको हम पालते नहीं हैं, जिन्हें हमारे द्वारा पालना नहीं जाता घर पे, वो किस श्रेणी में आते हैं? वन्य जीव श्रेणी में आते हैं। तो वन्य जीव श्रेणी में जो हमारा राज्य पशु है वो है चिंकारा। चिंकारा। और पशुधन श्रेणी में जो है जिन्हें पाला जाता है वो है ऊंट। ऊंट। तो राजस्थान का राज्य पशु कोई भी पूछा जाए, राज्य पशु के अलावा कुछ भी पूछा जाए, वो सारे एक एक हैं। चाहे वो राज्य पक्षी पूछा जाए, चाहे राज्य खेल पूछा जाए, चाहे राज्य कवि पूछा जाए, चाहे राज्य वृक्ष पूछा जाए, चाहे राज्य पुष्प पूछा जाए, उन सभी का आंसर एक आएगा। लेकिन अगर राज्य पशु पूछा जाता है तो वो देखना पड़ेगा कि वो किस श्रेणी का पूछा गया है। वन्य जीव श्रेणी का पूछा है या पशुधन श्रेणी का पूछा है। वन्य जीव श्रेणी का पूछा है तो आप आंसर क्या लगा के आओगे? चिंकारा, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं, इन्हें हम पालते नहीं है। पशुधन श्रेणी जिन्हें पाला जाता है वो कौन है? ऊंट है, पालतू पशु है ये ऊंट। तो पहले आज हम इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे अपना। तो करते हैं राज्य पशु। राज्य पशु में सबसे पहले पढ़ते हैं वन्य जीव श्रेणी का चिंकारा। वन्य जीव श्रेणी का चिंकारा। अब चिंकारा की क्या क्या खास बातें हैं सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला। 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 इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला। गजेला। इसका जो उपनाम है वो है छोटा हरिन, क्योंकि देखने में हिरन जैसा लगता है। हम बोलते हैं हिरन लेकिन वास्तव में हिरन नहीं होता, क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है हरीन। हरीन। तो ये हिरन या हरीन के जैसा लगता है, इसलिए इसका उपनाम है छोटा हरीन। बस हिरन और चिंकारा में इतना फर्क है कि जो हिरन होता है ये हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है। गिरा देता है। परंतु चिंकारा अपने सींग नहीं गिराता, परमानेंट रहते हैं इसके सींग, नहीं गिराता। ठीक है। नेक्स्ट, इसके लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जहां ये ज्यादा देखने को मिलता है? अभ्यारण्य।
अभ्यारण्य का भी अपना एक टॉपिक है, करेंगे इसको। इसके लिए जो अभ्यारण्य है वो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो इसके लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य ये जयपुर में है, परंतु ये ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादा देखने को मिलता है, ये मिलता है जोधपुर में, जोधपुर में। परंतु शुभंकर कहाँ का है? शुभंकर का टॉपिक करवा दिया आपको। शुभंकर है ये गंगानगर का। तो अपने बात हो रही है चिंकारा की। मैंने आपको कहा था कि अपने कोई भी टॉपिक पढ़े, मैप को तो बीच में ले ही आया करो। कोई भी टॉपिक चल रहा हो, मैप को सामने रख के उसको याद करने। तो जो चिंकारा है उसका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। आप याद करने के लिए कह सकते हो, इसको गजरेला बहुत पसंद है। अभ्यारण्य कौन सा प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? शुभंकर किसका है? तो आपने इस तरीके से इसको याद करना है, चिंकारा को। गंगानगर का शुभंकर है, जोधपुर में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अभ्यारण्य कौन सा प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर। और हमने वाद्य यंत्र कर लिए। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का टॉपिक करा दिया आपको, अच्छे से कहानी बना के याद कराया था। चिंकारा नाम का एक वाद्य यंत्र भी है। कौन सा वाद्य यंत्र है? वाद्य यंत्र 4 श्रेणियों में होता है। तो ये किस श्रेणी में आता है? तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र। ट्रिक कराई थी ना तत्ववाद्य यंत्र की। एक तारा नाम की लड़की थी, जंतर मंत्र पर खड़ी थी, रावण ने आके हाथ पकड़ लिया, वो चीखी। चीखी का मतलब क्या था? चिंकारा। चीखी का मतलब था चिंकारा। ठीक है। इसका कलर कैसा है? इसका कलर जो है ऊपर से तो अखरोटी कलर है, ऊपर से इसकी जो बॉडी है वो अखरोटी है, और नीचे से इसकी जो बॉडी है वो कैसी है? वाइट है, सफेद है। ऊपर से अखरोटी कलर का है और नीचे से ये वाइट यानी सफेद कलर का है। इसको राज्य पशु का दर्जा मिला कब था? डेट याद कर लीजिए। इसको जो दर्जा मिला था वो था 22 मई 1981। 22 मई 1981। इससे जस्ट एक दिन पहले, 21 मई को हमारे राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। राज्य पक्षी है गोडावन, करेंगे आगे उसके बाद, लेकिन आपको वैसे याद करा दूं, राज्य पक्षी गोडावन है, जिसको इससे जस्ट एक दिन पहले मान्यता मिली थी राज्य पक्षी की। कब मिली थी? 21 मई 1981। और एक दिन बाद 22 मई को किसका दर्जा मिला? राज्य पशु का, जो कौन है? चिंकारा है। चिंकारा है। यह चिंकारा कंप्लीट हुआ। तो चिंकारा के रूप में ये 5-7 बातें थी कि जो चिंकारा है इसको राज्य पशु का दर्जा वन्य जीव की श्रेणी में 22 मई 1981 को मिला था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। देखने में हिरन के जैसा लगता है, बस इसमें और हिरन में इतना फर्क है, हिरन अपने हर साल सींग घेर देता है और इसके सींग परमानेंट बने रहते हैं, इसलिए इसको छोटा हिरन कहा जाता है। अखरोटी और सफेद कलर का इसका कलर है। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट, पशुधन श्रेणी में कौन है? पशुधन श्रेणी में हमारा राज्य पशु कौन है? ऊंट। तो राज्य पशु 2 हैं, चिंकारा और ऊंट। वन्य जीव श्रेणी में पूछा जाए तो चिंकारा, और अगर पशुधन श्रेणी में पूछा जाए तो ऊंट। अब आप ऊंट को थोड़ा सा पेज पलट के अपनी कोई भी बुक या नोट्स हैं तो देखिए, थोड़ा सा सरसरी नजर से देखिए, इसमें मैटर कितना क्या है? बहुत ज्यादा है ना। बुक के 2 पेज है, इसका मतलब अगर अपने कॉपी में लिखें तो कॉपी में इसके 3 से 4 पेज भर जाएं। इसको अपने थोड़े से सिस्टम से करेंगे, इसको थोड़ा सिस्टम से करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है सिस्टम से करें तो हमें वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है। अच्छे से ध्यान इधर रखिएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा, ध्यान इधर उधर भागना नहीं चाहिए, है ना। मन भटकता बहुत है ना, अभी यहाँ है, थोड़ी देर में कहीं और होता है। कई बार तो बच्चे देख इधर ही होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। इसलिए तो बीच में पूछता हूँ, बताओ इसका आंसर बताओ। बीच बीच में से आपसे इसलिए पूछा जाता है कि आपका ध्यान यहाँ बना रहे, ठीक है। और क्लास में हमने इसको याद करना है। अब आपको लग रहा है 2 से 2.5 पेज है, क्लास में ही आपको याद होने चाहिए, और थोड़ी देर बाद मैं आपसे सुनूंगा और आपने मेरे को सुनाना है।
सारी चीजें, और आपको याद हो भी जाएगा। करते हैं इसको स्टार्ट। इसके मैं कुछ पॉइंट बनाता हूं। इसका जो पॉइंट बनेगा, सबसे पहले बात करते हैं इसको दर्जा कब मिला, इसको अपने पॉइंटों में बांटते हैं। लास्ट में हमारा तरीका क्या रहेगा, इसकी पूरी डिटेल कराने के बाद मैं पॉइंट वाला पेज ओपन करके दे दूंगा, आपने पॉइंट देख देख के बस अपनी कैसेट स्टार्ट कर देनी है, फटाफट फटाफट बोलते रहना है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट रहेगा इसको दर्जा कब मिला। दूसरा पॉइंट इसके नामों की बात करेंगे। तीसरी बात इनके ऊपर जो जनगणना हो चुकी है, पशु जनगणना, उसकी बात करेंगे। 4 नंबर पॉइंट के अंदर कौन कौन से ऊंट किस किस प्रकार से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध ऊंटों की बात करेंगे। ऊंटों से संबंधित देवता की बात होगी, ऊंटों से संबंधित आभूषण की बात होगी, ऊंटों से संबंधित प्रकारों की बात होगी, ऊंटों से संबंधित रोग की बात होगी, रोग, ऊंटों से संबंधित रोगों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा उस्ता कला की बात होगी, उस्ता कला में। इसके अलावा इनकी ऊन और बाल से, इनकी ऊन और बाल से क्या कुछ बनाया जाता है उसकी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इसकी फैमिली की बात करेंगे, इसके परिवार में कौन कौन रहता है, ठीक है, इसकी फैमिली। नेक्स्ट लास्ट इसके दूध की बात करेंगे। ये लो, ध्यान इधर भी, बातें कोई नहीं करेगा। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है इसको याद करने का। तो करते हैं स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, इसको अब खुद देखना, इस सिस्टम से आपको वास्तव में याद हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको 20 से 25 मिनट देता हूं, आप मेरे को सारी चीजें याद करके दिखा दो। अगर कोई बच्चा ऐसे कहता है सर आप मेरे को आधा घंटा दो, आधा घंटे में मैं ऊंट ऐसे रट दूंगा, रट्टे मार दूंगा। हो सकता है अच्छा खासा रट्टा मार दो, लेकिन कल तक मेरे को याद करके दिखा देना, फिर कहोगे वो रह गया, बताने वाला वो रह गया। अब इस तरीके से याद करना, आपकी कैसेट देखना कैसे चलती है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले दर्जे की बात करते हैं। इसको जो दर्जा मिला है वो मिला था सितंबर 2014 में। सितंबर 2014 में इसको राज्य पशु का दर्जा मिला था। और दिसंबर 2014 में ऊंट वध निरोधक अधिनियम सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया था। मतलब कि ऊंट का वध करना एक कानूनी अपराध माना जाएगा। यह अधिनियम कब आया था, दिसंबर 2014 में। और एक इसको राज्य पशु का दर्जा कब मिला था, सितंबर 2014 में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये इसका पहला पॉइंट था। नेक्स्ट है इसके नामों की नाम। इसके नाम की बात करें तो इंग्लिश में इसको कैमल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कैमल बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम कैमलिन या कैमल्स, कैमलिन ड्रोमेडेरियस, कैमलिन ड्रोमेडेरियस। याद करने के लिए कह सकते हो कि कैमल ड्रम बजाता है, कैमल ड्रम बजाता है। इसका कौन सा नाम हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गया। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज, एक ही बात है। इसको लोकल भाषा में हम लोग ये बोलते हैं, लेकिन ये नाम सबसे पहले दिया किसने था, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड। ये लो, ये इसके नाम हो गए। इंग्लिश में इसको कैमल बोल देते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका कैमलिन ड्रोमेडेरियस, ड्रम कैमलिन ड्रेमोडोरियस। और लोकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान या मरुस्थल का जहाज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पशु जनगणना। जो पशु जनगणना इस बार हुई थी वो थी 20वीं पशु जनगणना, 20वीं पशु जनगणना। इसमें ये आंकड़े निकल कर आए कि पूरे भारत में जितने ऊंट हैं, पूरे भारत में जितने ऊंट हैं उसका 98.43% ऊंट कहाँ रहते हैं, राजस्थान में। मतलब अगर आपने ऊंट देखने हैं तो ऊंट देखने के लिए आपको मेन क्या है, राजस्थान ही है।
इसके अलावा बड़ी मुश्किल से दूसरे राज्यों में 1.5% ऊंट ही हैं। यानी अगर पूरे भारत में 100 ऊंट हैं, अगर पूरे भारत में 100 ऊंट हैं, 100 में से 98 कहां पर हैं? 2 ही, 1.5 या 2 ही कहीं और जगह मिलेंगे आपको। तो आप कह सकते हैं कि ऊंटों के मामले में राजस्थान राजस्थान की भारत में मोनोपोली है या एकाधिकार है। ऊंटों के मामले में राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। ठीक है, ओके। अब इसका एक आंकड़ा ये आया है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां देखने को मिलते हैं? जैसलमेर, सबसे ज्यादा ऊंट जैसलमेर। और सबसे कम की बात की जाए तो प्रतापगढ़। सबसे ज्यादा ऊंट जैसलमेर में है और सबसे कम ऊंट कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। सबसे कम प्रतापगढ़ में है। क्लियर है? नेक्स्ट, और बीकानेर में भी याद कर लो। बीकानेर में तो एक बना हुआ है संसाधन केंद्र, ऊंट संसाधन केंद्र, जोहड़बीड़ नामक जगह बने। और कैमल मिल्क डेयरी, ये दोनों चीजें कहां पर है? बीकानेर में है। तो कैमल मिल्क डेयरी भी बीकानेर में है और ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र, यह भी बीकानेर में। ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के जोहड़बीड़ में है वैसे। अब यहां पे शहरों की बात आ गई, अपने उठा के लाएंगे मैप को। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां पर है? जैसलमेर में। सबसे कम कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कैमल मिल्क डेयरी कहां पर है? बीकानेर में। ये लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट तो जनगणना भी होगी। पशु जनगणना में क्या क्या आंकड़े हैं रिवीजन कर लें। 20वीं पशु जनगणना, इसके अनुसार पूरे भारत में जितने ऊंट हैं उसका 98.43% ऊंट कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में भी सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में। सबसे कम कहां पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पाया जाता है? कैमल मिल्क डेयरी कहां पाई जाती है? बीकानेर में। ये पशु जनगणना के आंकड़े हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध ऊंटों की। कौन कौन से ऊंट कैसे कैसे प्रसिद्ध हैं? अगर सुंदर ऊंटों की बात करें, सुंदर ऊंट, तो जैसलमेर में एक गांव है, एक जगह है जिसका नाम है नाचना। ठीक है, जैसलमेर के अंदर एक जगह है। यहां के जो ऊंट है वो राजस्थान में सबसे सुंदर ऊंट माने जाते हैं। अगर सुंदर ऊंटों की बात की जाए तो नाचना गांव के ऊंट सबसे सुंदर है। कई बार किसी और पहले कराते थे ना, नाचना गांव के ऊंट सुंदर है, तो कई बार बच्चों को लगता था सर वो ऊंट नाचते हैं क्या, इसलिए। तो नाचने से मतलब नहीं है, नाचना गांव का नाम है। नाचना गांव के ऊंट सुंदर ऊंट माने जाते हैं। यहां पे जो अपने बीएसएफ रहती है रेगिस्तान में, है ना, वो भी सवारी के लिए किस ऊंट का यूज करती है? नाचना ऊंट का ही यूज करती है। फलोदी में एक जगह है गोमट। यहां के जो ऊंट है वो सवारी के लिए बहुत फेमस है। सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट ये हैं। सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट ये हैं। और अपने बीकानेर के ऊंट बोझा ढोने के लिए फेमस है। बोझा ढोने के लिए बीकानेर के ऊंट फेमस है। ये सबसे ज्यादा भारी नस्ल के ऊंट माने जाते हैं। सबसे ज्यादा भारी नस्ल के ऊंट यही हैं। और कहते हैं राजस्थान में जितने ऊंट हैं उसका 50% ऊंट कौन सी नस्ल के हैं? भारी नस्ल वाले यही ऊंट हैं। ठीक है, तो ये लो, ये 3 श्रेणियां याद करो। प्रसिद्ध ऊंटों में मैंने क्या क्या कराया? सुंदरता की दृष्टि से ऊंट बताओ, जैसलमेर के नाचना गांव के ऊंट प्रसिद्ध हैं। सवारी की दृष्टि से फलोदी जिले के गोमट के, और बोझा ढोने के लिए बीकानेरी ऊंट सबसे ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध। नेक्स्ट, कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं ऊंटों के देवता के रूप में। ऊंटों में देवता, अगर देवता की बात करें तो ऊंटों के देवता किन्हें माना जाता है? पाब्बू जी को। वैसे भी आपको लोक देवता करवा दिए क्लास में। पाब्बू जी को कहा जाता है ऊंटों के देवता। मारवाड़ में पाब्बू जी कोल्लूमंड गांव के थे।
पाबू जी कोल्लूमंड गांव के थे, फलोदी में आ गए। पाबू जी हैं कोल्लूमंड गांव के, यानी ये एरिया को क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर ही कौन आया था, पाबू जी लेकर आए थे। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। जब ऊंट को कोई बीमारी हो जाती है, ऊंट को बीमारी होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ क्या होती है, मैंने लोक देवताओं में भी कराया था। एक कपड़ा ले लिया जाता है, कपड़े के ऊपर अपनी देवी देवताओं के चित्र उकेरे जाते हैं, बनाए जाते हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, एक उत्सव की तरह ये काम किया जाता है। कहते हैं ना, हमारी कोई मन्नत पूरी होगी तो मन्नत को पूरा करना। तो कभी किसी की मन्नत पूरी होती है, कुछ भी होता है, तो वो लोग इनकी फड़ बचवाते हैं। ऐसे अगर ऊंट को भी कोई रोग हो जाए तो बाबू जी की क्या वांची जाती है, फड़ वांची जाती है। कपड़ा लेकर उनके चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, नाच गाना किया जाता है, इसे कहते हैं फड़ वांचना। तो ऊंटों को बीमारी होने पर किसकी फड़ वांची जाती है, बाबू जी की। रायका या रिवारी जाति के द्वारा, किस जाति के द्वारा, रायका या रिवारी जाति के द्वारा यह काम किया जाता है। अगर देवी की बात की जाए, देवी, ऊंटों की देवी पूछी जाए तो वह है आंता देवी। आंता यह कहां की है, बीकानेर की। देवता की बात की जाए तो पाबू जी, लेकिन अगर ऊंटों की देवी की बात की जाए तो अंता देवी। अंता देवी, अंता, अंता देवी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बात। तो कहां तक हो गया, देवता। यहां तक पहले रिवीजन करा दो दर्जा, क्योंकि ऊंटों में मैटर काफी है ना, साथ साथ बोलते रहो। सितंबर 2014 में इनको दर्जा मिला था। दिसंबर 2014 में इनके ऊपर अधिनियम आ गया था कि ऊंटों को मारना अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट, इनके नामों में इसको कैमल कहा जाता है, कैमलिन ड्रोमेडेरियस कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है स्थानीय भाषा में। जनगणना में क्या आंकड़े आए हैं, 20वीं जनगणना में आंकड़े आए हैं कि राजस्थान में 98.43% ऊंट पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं, सबसे कम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। लेकिन इसका अनुसंधान के अंदर और मिल्क कैमल मिल्क की डेयरी, ये दोनों बीकानेर में पाए जाते हैं। तो जनगणना के अंदर आपको 3 जिलों के नाम याद रखने हैं, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बीकानेर। प्रसिद्ध ऊंटों में क्या करवा दिया, सुंदरता, जैसलमेर के नाचना गांव, सवारी, गोमठ और बोझा ढोने वाले बीकानेरी ऊंट। बीकानेरी ऊंट। देवता में किसकी पूजा होती है, पाबू जी की। रोग होने पर किसकी पूजा की जाए, फड़ वांची जाती है। लेकिन अगर देवी पूछी जाए तो अंता देवी, बीकानेर। नेक्स्ट करते हैं जी इसके आभूषण। अगर अपने आभूषण पहनते हैं तो इनको कौन सा मना है, ये भी आभूषण पहनते हैं और कई प्रकार के पहनते हैं। महिलाओं के आभूषण पढ़े थे हमने, याद है आपको, ठीक है। तो कई प्रकार के आभूषण थे वो। अब इसके भी कई प्रकार के आभूषण है, सुनिएगा भी ध्यान से। इसके जो गले का आभूषण है, ये तो बहुत बार आया एग्जाम में। इसके गले के आभूषण को क्या कहते हैं, गौरबंद। इसके मुख में जो आभूषण पहना जाता है उसे कहते हैं मोरखा। मोरखा ये ना, मोरखा, सुनना भी। इसके नाक में जो पाया जाता है आभूषण उसे कहते हैं गिरबान। गिरबान। इसके यहाँ पे जो पीठ के ऊपर जो काठी रखी जाती है, काठी कसी जाती है, उसे कहते हैं कुंची। कुंची। और काठी के ऊपर जो गद्दी रखी जाती है, जो गद्दी रखी जाती है उसे कहा जाता है मेल, उसे कहा जाता है मेलखुरी। मेलखुरी। गद्दी को रखा जाता है मेलखुरी। जो पूंछ में जो आभूषण पहना जाता है उसे कहते हैं परचनी। परचनी। पैरों में जो आभूषण पहना जाता है उसे कहते हैं गोड़िया। देखो कोई रह तो नहीं गया, ठीक है। तो ये इसके आभूषण है। गले के आभूषण को क्या कहते हैं, गौरबंद। मुंह के आभूषण को क्या कहते हैं, मोरखा। नाक के आभूषण को क्या कहते हैं,
काठी के भूषण को कहते हैं कुंची, कुंची या पलान भी कह देते हैं इसको, पलान, कुंची या पलान। गद्दी को क्या कहते हैं? मेलखुरी। पूंछ को क्या कहते हैं? परचनी। और पैरों को, पैरों में पहने जाने वाले भूषण को क्या कहते हैं? गोड़ियां। हो गया याद? क्या? ठीक है, अब इसको याद करते हैं। गले का गोरबंद हो गया, गले का गोरबंद। मुंह में है मेख, सुनते हैं ना, मुंह में क्या? अब अपनों ने भी तो वहां पे किए थे महिलाओं के भूषण में। जोधा ने भी तो लालच करके एक तो नथ पहनी थी और लौंग पहना था, है ना। अब इसको भी बेचारे को लालच हो गया भूषण का। मुंह में तो पहन ली मेख, और यहाँ पे बाण, तीर कमान वाला बाण होता है ना, बाण को आर पार कर लिया। मुंह में, नाक में, मुंह में, नाक में बाण। पीछे पर्ची लटका दी क्योंकि मेरे को छेड़ना मत। पूंछ पे क्या है? पर्ची, पूंछ पे पर्ची, पूंछ पे पर्ची। जो ऊपर काठी है, काठी, काठी को है कुंची। काठी क्या है? कहां से काठी, कहां से कुंची, कुंची। और जो ऊपर गद्दी रखी है वो मैली होगी। गद्दी कैसी है? मैली सी। ऊपर बैठने के लिए जो गद्दी है वो क्या है? मैली सी। पैरों में बांधी है बेचारे की बेड़ियां। पैरों में क्या बांधी? बेड़ियां। बेड़ियां से घोड़ियां। हो गए याद आपको? आपको याद हो गए? गले में गोरबंद, मुंह में मेख, मेख कोई नहीं, नाक में बाण, गिरबान, पूंछ परचनी, यहां पे कुंची, कुंची के ऊपर गद्दी मैली, पैरों में बेड़िया, गोड़िया। हो गया? नेक्स्ट आभूषण हो गए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसके प्रकार, ऊंटों के प्रकार। अब प्रकार में देखिए, इधर ध्यान दे सभी भी। जो वृद्ध ऊंट है, वृद्ध जो है, वृद्ध ऊंट, उसे कहते हैं पाकट। सुनते रहिएगा, उसे कहते हैं पाकट। जो तेज गति से चलने वाला है, तीव्र गति से, जमीन का रथ। जो निकम्मा है, निकम्मा, डगरा, डगरा। जो डोल डोल के चलता है, बढ़िया लक्षण कर करके चलता है, डोल डोल के चलता है, डोलनिया, डोलनिया। नेक्स्ट, जो बद्ध सूरत है, बद्ध शक्ल है, रड़बो, रड़बो। जो 15 दिन तक तो सही रहे, 15 दिन तक बीमार रहे, 15 दिन तक सही, 15 दिन तक बीमार, ऐसे ऊंट को कहते हैं तिसल्यो। तिसल्यो भी कह देते हैं, या तिबस्यो भी कह देते हैं। इसे कहते हैं तिरसल्या या ती बरसों, तिसल्या या 30 बरसों। ओके, हो गए? अब इसको करते हैं याद। ठीक है, जो वृद्ध ऊंट है उसे क्या कहते हैं? पाकट। जो तीव्र गति से चलने वाला है उसे कहते हैं जमीन करत, जमीन करत, जमीन करत। जो निकम्मा है उसे क्या कहते, कहा जाता है? डगरा, डगरा। डोल, डोल डोल के चलने वाला, डोलनिया। बदशक्ल वाला, रड़बो। और जो 15 दिन तक सही और 15 दिन तक बीमार रहता है, तसल्या या 30 बरसों। करते हैं याद। 2, 4, 6, ये 4 प्रकार याद करते हैं इसके। अब देखो याद कैसे होगा। जो बूढ़ा ऊंट है, जो बूढ़ा ऊंट, आप सवारी करने गए ऊंट की, जो बूढ़ा है उस पर विश्वास मत कर लेना। अगर आपने उस पर विश्वास करके उसके ऊपर बैठ गए, पता नहीं कब आपकी पॉकेट मार ले वो। ठीक है, अगर आप उस पर विश्वास करके बैठ गए, यही नहीं पता लगेगा कि कब आपने, उसने आपकी पॉकेट मार ली, मतलब चोरी कर ली। जो तेज गति से चलता है, तेज गति का है, उसके तो वैसे ही पैर जमीन पर नहीं लगते। जो ज्यादा तेज चल रहा है वो तो वैसे उड़ रहा है, उसके तो पैर जमीन पर लगते ही नहीं। जो निकम्मा है वो तो डंगर ही है, निकम्मा है वो डंगर है। जो डोल डोल के चलता है वो डोलनिया है, डोलनिया। जो बद शक्ल है उसको कि काम तो मिलता नहीं, ना कोई इसकी सवारी करे, वो घर बैठ के बेचारा आराम से रेडियो सुनते हैं। जो बद शक्ल है, जिसको कोई काम नहीं मिलता, वो घर बैठ के रेडियो सुनता है। जो 15 दिन तक सही और 15 दिन तक बीमार है, उसकी तो बरसों से तसल्ली वैसी हुई पड़ी है। ठीक है, कहते ना तसल्ली होगी मेरी, कभी 15 दिन तक सही, कभी 15 दिन तक
बीमार। तो बरसों से उसकी क्या हुई पड़ी है, तसल्ली हुई पड़ी है। ये आपको याद होगी, ध्यान दीजिए। जो तेज गति से चलने वाला है, जमीन पे पैर नहीं लगते। जो नकम्मा है, डंगर है, नकम्मा डंगर है। जो डोल डोल के चलता है वो डोलनीय है। जो 15 दिन तक सही और 15 दिन तक बीमार, तसल्लियो या तबरसो, ठीक है। और जो वृद्ध है वो पाकट। जो बदशकल है उसको काम नहीं मिलता तो वो रेडियो सुनता है, रड़बो। हो जाएगा याद। या ये भी कह लो, जो बदशकल है वो रोडा है। बदशकल क्यों है, क्योंकि वो रोडा है। वो बदशकल क्यों है, क्योंकि वो रोडा है, रड़बो। बदशकल रोडा है, बदशकल रोडा है। तेज गति से चलने वाले के पैर जमीन पर नहीं लगते। निकम्मा डंगर है, निकम्मा डंगर है। बूढ़ा पॉकेट मार लेता है, ठीक है, पॉकेट चोर है, बूढ़ा पॉकेट चोर है। ओके, नेक्स्ट क्या पॉइंट है अपना, आभूषण करा दिए, प्रकार करा दिए, रोग। इसको जो रोग होता है, ऊंटों में जो रोग पाया जाता है वो है सर्रा रोग। ये भी पूछा गया कई बार। इसमें रोग कौन सा पाया जाता है, सर्रा रोग। और सर्रा रोग होने पर ही बाबू जी की फड़ को क्या किया जाता है, वांचा जाता है। सर्रा रोग भी कहते हैं, इसे तीवर्षा रोग भी कह देते हैं, वैसे तीवर्षा, इसे सर्रा रोग या तीवर्षा रोग कहते हैं। 2010-11 में सरकार ने इसके लिए एक योजना भी चलाई थी, ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना। ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई थी। कब, 2010-11 में। ऊंटों में ये रोग रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना, 2010-11 में, ठीक है। बस मेन यही ये पूछते हैं, ऊंटों में होने वाले रोग का नाम बताइए। सर्रा रोग हो गया जी। नेक्स्ट, रोग के बाद बात करते हैं उस्ता कला। उस्ता कला, उस्ता कला के बारे में सुनिए। उस्ता कला से क्वेश्चन आता है भी। उस्ता कला होता क्या, सबसे पहले तो उस्ता कला होता है ऊंट की ऊन काट के, ऊंट की जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर सोने की जो कलाकारी की जाती है, स्वर्ण की कलाकारी, उससे क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला कहते हैं। सोने की बॉडी, ऊंट की बॉडी के ऊपर जो सोने की स्वर्ण की कलाकारी की जाती है, अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं उसकी ऊन को कटिंग कर करके, तो उससे क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। यह कला सबसे पहले कहाँ चलती थी, ईरान में। ईरान को पुराने जमाने में फारस भी कहते थे, फारस। ये मूलतः कहाँ की है, ये कला ईरान की है। इसे राजस्थान कौन लेकर आया, इसे राजस्थान लेकर आए महाराजा राय सिंह, जिसके नाम से अपना राय सिंह नगर बना हुआ है। इसे राजा, बीकानेर के राजा राय सिंह राजस्थान लेकर आए थे। लेकिन इसका स्वर्ण काल किसका समय माना जाता है, महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह, अनूप सिंह जिसके नाम से अनूपगढ़ बना है। जो भी राजा महाराजा जहाँ के होते थे उनके नामों से शहर बने होते थे। तो बीकानेर के राजा राय सिंह हुए थे और एक बीकानेर के राजा अनूप सिंह हुए थे। राजा राय सिंह इस उस्ता कला को राजस्थान लेकर आए थे और अनूप सिंह का समय स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल का मतलब है कि उसके समय उस्ता कला ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। जिसके समय वो चीज़ बहुत ज़्यादा चढ़ाई पर होती है, उस राजा का समय क्या माना जाता है, उस चीज़ के लिए स्वर्ण काल, गोल्डन टाइम माना जाता है। तो स्वर्ण काल किसका समय था, राजा अनूप सिंह का समय था। अब जो उस्ता कला करते हैं, जो लोग उस्ता कला करते हैं, जैसे पढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं, टीचर। पेंटिंग करने वाला हो तो पेंटर। ऐसे उस्ता करने वाले का जो मेन बंदा होता है उससे बोलते हैं उस्ताद। उस्ता कला करने वाले को क्या बोलते हैं, उस्ताद। और ये राजस्थान में सर्वाधिक उस्ताद वगैरह बीकानेर ही रहते हैं, बीकानेर के आसपास के एरिया में। ये लोग सर्वाधिक कहाँ पे रहते हैं, बीकानेर के आसपास के एरिया में रहते हैं। सबसे पहला जो उस्ताद हुआ था उनका नाम था हिसामुद्दीन उस्ताद। हिसामुद्दीन उस्ताद,
अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। सबसे पहले उस्ताद ये हुए थे। वर्तमान में जो फेमस उस्ताद हैं वो है हनीफू है ना, हनीफ, हीना लिख दिया मैंने, हनीफ उस्ताद, ये वर्तमान में है, ये वर्तमान में। तो देखिए उस्ता कला के ऊपर कितनी बातें की हमने। उस्ता कला मूलतः कहाँ की है? ईरान की। उस्ता कला में होता क्या है, जो ऊंट होता है, ऊंट की बॉडी पर बालों को काट काट के सोने की कारीगरी से जो काम किया जाता है, उस कला को क्या बोलते हैं? उस्ता कला बोला जाता है। राजस्थान में इस उस्ता कला को बीकानेर के राजा राय सिंह लेकर आए थे, और इसका स्वर्णकाल किसका समय था? महाराजा अनूप सिंह का समय स्वर्णकाल था। अनूप सिंह का समय स्वर्णकाल था। ये जो कलाएं करते हैं वो कहाँ रहते हैं? मोस्ट ऑफ बीकानेर रहते हैं। जो सबसे पहले हुए थे उनका नाम क्या था? हिसामुद्दीन उस्ता। वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में कौन है? हनीफ उस्ता है। एक और उस्ताद थे, उनका नाम था इलाही बख्श। एक उस्ताद हुए थे इलाही बख्श। इन्होंने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का, इन्होंने बीकानेर के राजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनवाया था। उस्ता कला में चित्र बनाया था। बीकानेर के राजा गंगा सिंह का उस्ता कला आकृति में चित्र किसने बनाया था? उस्ताद इलाही बख्श ने बनाया था। वर्तमान में ये चित्र यूएनओ में पड़ा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में ये चित्र कहाँ पड़ा है? यूएनओ के ऑफिस में पड़ा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर। गंगा सिंह तो युद्ध के समय ऊंटों की एक सेना लेके थे पूरी, उसका नाम रखा था इन्होंने गंगा रिसाला। इन्होंने एक ऊंटों की सेना बनाई थी, ऊंटों की सेना। गंगा सिंह द्वारा बनाई गई ऊंटों की सेना को क्या नाम दिया गया था? ऊंट रसाला। ऊंट रसाला, सॉरी, गंगा रसाला। कहाँ तो गए अपने? देखिए कितने पॉइंट हो गए। उस्ता कला। नेक्स्ट है, इसकी ऊन और बाल से क्या कुछ बनाया जाता है? इसकी जो ऊन है, इसकी जो ऊन है, इस ऊन से अपने जो बनता है एक कॉपी। कॉपी ये एक बर्तन है, बर्तन। ये कॉपी ने जो अपने यूज करते हैं, इसकी ऊन से एक बर्तन बनता है। उस बर्तन का नाम क्या है? कॉपी। इसका यूज किया जाता है पानी को ठंडा करने के लिए। पानी को ठंडा रखने वाला पात्र, पानी को ठंडा रखने वाला पात्र जिसका नाम क्या है? कॉपी। पानी को ठंडा रखने वाला पात्र कॉपी, ये उसकी ऊन से तैयार किया जाता है। और इसके बाल से, इसके बाल से सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसे कहते हैं बाखला। बाल से बाखला, ये बाखला एक वस्त्र का नाम है। और ऊन से कॉपी, ये एक पात्र का नाम है। एक पात्र, एक बर्तन है जिसमें पानी को ठंडा रखा जाता है। तो पात्र कॉपी क्या है? ऊंट की ऊन से तैयार किया गया एक पात्र। बाखला क्या है? ऊन के बालों से तैयार किया जाने वाला वस्त्र। और ऊंट के बालों की जो कटाई की जाती है, बालों की कटाई, इसे कहते हैं जट कतराई। इसे क्या बोलते हैं? जट कतराई। ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं इसकी फैमिली की। इसकी फैमिली, इसकी पत्नी का नाम है सांड। लो, इसमें हंसने की क्या बात है अभी? ठीक है, इसकी पत्नी का नाम है, इसकी पत्नी को, ये वही सांड नहीं है जो सांड अपने सोच रहे हैं, ये अपनी पत्नी को प्यार से सांड बोलते हैं। ओके। इसके बेटे का नाम है टोडिया। इसकी बेटी को बोला जाता है टोडरी, टोरडी। बेटे को बोला जाता है टोडिया, बेटी को बोला जाता है टोरडी, पत्नी को बोला जाता है सांड। उधर देखना, कंप्यूटर बंद करवाना क्या कंप्यूटर बंद कर दो। नेक्स्ट फैमिली हो गया। फैमिली के बाद है दूध।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि ऊंटनी का जो दूध होता है, ऊंटनी का दूध मानव के लिए बहुत उत्तम माना गया है, मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें कैल्शियम बिल्कुल नहीं होता, कैल्शियम मुक्त होता है, इसलिए इसके दूध की दही नहीं जमती, क्योंकि इसमें कैल्शियम नहीं होता, इसके दूध का दही नहीं जमता। डायबिटीज हो यानी मधुमेह है, तो इसके रोग निवारण के लिए ऊंटनी का दूध सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था, ये सन 2000 की बात है। सुप्रीम कोर्ट के सन 2000 के फैसले के अनुसार ऊंटनी का दूध मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम नहीं होता, तो इसके दूध की दही नहीं जमती। ये लो जी, अब अपने करते हैं इसको याद, करिए, सुनाइए भी। सबसे पहले दर्जा, दर्जा कब मिला? सितंबर 2014 में, और इसका अधिनियम कब आया? दिसंबर 2014 में। नाम क्या कहा जाता है? कैमल कैमलिन ड्रोमेडेरियस, राजस्थान का जहाज कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। जनगणना में क्या कहा गया है? राजस्थान में 98.43% ऊंट पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जैसलमेर में, सबसे कम प्रतापगढ़ में, और जो अनुसंधान केंद्र और मिल्क डेयरी है वो बीकानेर में। प्रसिद्ध ऊंट सुना दो भी, कौन कौन से हैं? वेरी गुड, जैसलमेर का नाचना गांव का ऊंट सुंदरता की दृष्टि से, सवारी के लिए गोमट ऊंट, बोझा ढोने के लिए बीकानेरी ऊंट। राजस्थान में 50% यही भारी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट, देवता कौन से हैं? फड़ किसकी वंशी आती है? देवी कौन है? अंता देवी। अब भूषण सुना दो भी, गोरबंद, मेघ, गिरबान, पर्ची, कूंची, महलखुरी, गोड़िया। वेरी गुड। प्रकार कौन कौन से प्रकार? बूढ़ा ऊंट, पाकट, ठीक है, पागल मत बोलना, पाकट, बूढ़ा ऊंट पाकट। तेज चलने वाला जमीन कारत, डोलने वाला डोलिया। निकम्मा ऊंट डंगरा, 15 दिन तक सही और 15 दिन तक बीमार रहने वाला तिसल्यो या तिबरसो। और बद शक्ल रडबो, रोडा। ठीक है, नेक्स्ट, रोग कौन सा होता है इसे? सर्रा या तिवर्षा रोग, सर्रा रोग। ठीक है, इसके लिए नियंत्रण योजना भी चलाई थी सरकार ने 2010-11 में। उस्ता कला, उस्ता कला होती क्या है? ऊंट की बॉडी पर जो सोने की कला की जाती है, उसे कलाकारी की जाती है, उसे उस्ता कला कहा जाता है। ये मूलतः कौन से देश की थी? ईरान की। राजस्थान कौन लेकर आया? राय सिंह। स्वर्णकाल किसका समय है? अनूप सिंह का समय स्वर्णकाल माना जाता है। और उस्ता कला करने वाले को क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। उस्ताद मुख्यतः कहाँ रहते हैं? बीकानेर में रहते हैं। और सबसे पहला उस्ताद कौन सा हुआ था? इसामुद्दीन उस्ताद। और वर्तमान में कौन फेमस है? हनीफ उस्ताद। और एक और था उस्ताद इलाही बख्श, महाराजा गंगा सिंह का। इसके ऊन से क्या बनाया जाता है? कोपी, एक पात्र है। बालों से बाखला, एक वस्त्र है। और इसके जो बालों की कटाई करते हैं उसको फैमिली। इसकी पत्नी का नाम क्या है? सांड। बेटे को क्या कहते हैं? टोडिया। बेटी को क्या कहते हैं? तोरडी। इसका दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कैल्शियम मुक्त होता है, और इसके दूध से दही नहीं जमता। और ऊंटनी का दूध डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी, डायबिटीज के रोगी के लिए गुणकारी होता है। अब देखो वो 2 पेज आपको आसान लगते हैं। होगी रीडिंग ऊंट की। नेक्स्ट एक और करते हैं, राज्य पक्षी कर लेते हैं। राज्य पक्षी, जो राज्य पक्षी है वो है गोडावन। राज्य पक्षी का नाम क्या है? गोडावन। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं नाम की। इसके नाम बहुत हैं, भी सुनना ध्यान से। इसके नाम इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं
सोहन चिड़ी या शर्मिला पक्षी, सोहन चिड़ी या शर्मिला पक्षी। उपनाम है इसके सारंग, तुकदर, बड़ा तिलोर, गुदनमेर, गुदमेर। रह गया क्या कदा? हुकना, हुकना, तुकदर। सारंग, तुकदर, बड़ा तिलोर, गुदनमेर, हुकना, ये इसके उपनाम है। स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया शर्मिला पक्षी कहा जाता है। इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती में माल मोरड़ी, हाड़ौती में इसको क्या बोला जाता है? माल मोरड़ी। हाड़ौती क्षेत्र में इसको बोला जाता है माल मोरड़ी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि इसके लिए जो जंतुआलय प्रसिद्ध है, प्रजनन जंतुआलय, प्रजनन जंतुआलय कौन सा प्रसिद्ध है? जोधपुर। इसका जो प्रजनन करवाना होता है उसके लिए जो जंतुआलय फेमस है वो कौन सा है? जोधपुर। लेकिन कृत्रिम प्रजनन केंद्र, कृत्रिम प्रजनन केंद्र ये भी राजस्थान में है नहीं, ये प्रस्तावित है। कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर। कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? जैसलमेर में। वैसे प्रजनन केंद्र कहाँ का फेमस है? इसका जोधपुर का। ये सर्वाधिक कहाँ पे देखने को मिलता है? ये अपने, जैसे मैंने कहा था, अपने एक वन्य जीव अभ्यारण्य का टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर अपने एक उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, मरु उद्यान। कौन सा? मरु उद्यान। वो जैसलमेर और बाड़मेर दो जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है मरु उद्यान, यहाँ देखने को मिल जाएगा। अजमेर में एक जगह है सांकलिया, सांकलिया, और बारा में एक जगह है सोरसन, सोरसन। इन तीन जगह ये गोडावण पक्षी सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। जैसलमेर बाड़मेर में कौन सा? मरु उद्यान। अजमेर का सांकलिया, बारा का सोरसन। और इसके लिए प्रजनन केंद्र कौन सा प्रस्तावित है? कौन सा है? जोधपुर। लेकिन कृत्रिम प्रजनन केंद्र वो कहां पर है? जैसलमेर में प्रस्तावित किया गया है। ये 5 जिले याद रखने हैं। वापिस सुनिए, गोडावण कहां कहां देखने को मिलता है? जैसलमेर के मरु उद्यान में, अजमेर का सोंकलिया, अजमेर का बारा का सोरसन, सन यानी सूर्य, 12 सन याद कर सकते हो, 12 सन। तो सोंकलिया और सोरसन इन 3 जगह देखने को मिलते हैं। इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है? जोधपुर में। कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहां प्रस्तावित है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। ठीक है। अब ये जो मरु उद्यान है, ये जो मरु उद्यान है, इसकी खास बात ये है, इस मरु उद्यान में सन 2013 में इस पक्षी के संरक्षण के लिए, इस पक्षी के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड प्रोजेक्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड प्रोजेक्ट सन 2013 में कहां चलाया गया था? इसी मरु उद्यान में चलाया गया था। तो इस प्रकार का किसी पक्षी के लिए प्रोजेक्ट चलाने वाला राजस्थान पूरे भारत का प्रथम राज्य बना था। राजस्थान प्रथम राज्य बना था। देखो, गोडावण को याद करने के लिए अपने क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं? पहले तो उसका क्या है? नाम याद, नाम। फिर दूसरी बात, हम उसके लिए शहरों के नाम याद कर रहे हैं। पहले तो गोडावण के खुद के नाम याद किए, इससे सोहन चिड़िया, इससे शर्मिला पक्षी, इससे हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर, गुडनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, और घाड़ौती में माल मोरड़ी, इन नामों से जाना जाता है। फिर मैं इसके लिए आपको शहरों के नाम याद करा रहा हूँ। शहरों में आपने किस किस का नाम याद करना है? जैसलमेर, अजमेर, बारा, जोधपुर, फिर जैसलमेर में कृत्रिम प्रजनन के अंदर। वापिस देखिए, एक तो याद करना है आपने जैसलमेर, एक अजमेर, एक बारा और एक जोधपुर। जैसलमेर में, जैसलमेर के मरु उद्यान में देखने को मिलता है
अजमेर के सोंकलिया में, बारा के सोरसन में। प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रस्तावित है? और ये जो मरु उद्यान है, इसमें 2013 में इसकी रक्षा करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। क्या प्रोजेक्ट था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड विश्व पर्यावरण दिवस पे चलाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। तो 5 जून 2013 को यह प्रोजेक्ट चलाया गया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। पर ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य था। राजस्थान भारत का पहला राज्य था। इसके अलावा इसकी कोई विशेष बात, ये देखने में किसकी तरह लगते हैं? ये देखने में शुतुरमुर्ग की तरह लगते हैं। चिंकारा किसकी तरह लगता था? हिरन। ये किसकी तरह लगता है? शुतुरमुर्ग की तरह लगते हैं। इसकी जो हाइट है वो हाइट है लगभग 4 फुट। इसकी हाइट कितनी है? इसको खाने में क्या पसंद है? मूंगफली और तारा मीरा। खाने में मूंगफली और तारा मीरा इसका पसंदीदा है। मूंगफली और तारा मीरा। ठीक है, बस ये पढ़ लेना, इसको हो गया। सुनाइए जो मेन बातें हैं। गोडावन, इसको दर्जा कब मिला था? 21 मई 1981। इसको दर्जा मिला था 21 मई 1981 को। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, सोहन चिड़िया, शर्मिली चिड़िया, तुकदा, गुदनमोर, सुरंग, सारंग, हुकना, हड़ौती में माल मोरडी, इन नामों से जाना जाता है। इसके लिए अगर शहरों की बात करें तो शहरों में जैसलमेर, अजमेर, बारा, इन 3 जगह देखने को मिलते हैं। जैसलमेर के मरु उद्यान में, अजमेर के सांकलिया में, जोधपुर और बारा के सोरसन में, बारा के सोरसन में। लेकिन अगर और जोधपुर का जो जंतुवालय है वो इसका प्रजनन जंतुवालय प्रसिद्ध है, और जैसलमेर में कृत्रिम प्रजनन इसका प्रस्तावित है। उसके अलावा देखने में किसकी तरह? हाइट कितनी है? खाने में क्या पसंद है? तारा मीरा। ये 3 हमारे हो गए। इसकी रीडिंग करिए।